जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ एक्नॉलेज मी, मेरी वॉइस सबको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है। अच्छा जनाब रैयान, ये सुन लीजिए कि व्यू मतलब शेयर का क्या कॉन्सेप्ट था। खैर ये तो मैंने अभी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मॉडल क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि देखें वहाँ हमने सबसे पहले एक एमवीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले कंट्रोलर ऐड करने पड़ते हैं। कि वंस के मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर ऐड किया और एम्प्टी कंट्रोलर, और इसको नाम दे दिया होम का। अब आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, कोई होम की शर्त नहीं है कि भाई सर हर दफ़ा होम ही क्यों क्रिएट करते हैं। होम इसलिए क्रिएट करते हैं कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूट जो है वो होम सेट हुआ हुआ होता है। सही है, इसलिए होम क्रिएट करते हैं। आप कोई भी आपने होम के अलावा सेट किया है तो आप यहाँ पर जाके रूट भी सेट कर सकते हो या मल्टीपल रूट भी डिफाइन कर सकते हो। वेल, होम हमने कंट्रोलर ऐड किया और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक गेट मेथड मिलता है। सही है। अभी इस गेट में भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, कमेंट हटा देता हूँ। अभी सिर्फ हमारे पास एक एक्शन मेथड है, उसका नेम, उसकी रिटर्न टाइप ये होगी। अब इसके बारे में ये बताया था आप लोगों को कि भाई ये हर टाइप का कंटेंट जो है वो डिस्प्ले कर देता है, कि ये HTML पेज भी डिस्प्ले कर देगा, ये कोई फाइल भी रिटर्न कर सकता है, ये कुछ भी कंटेंट रिटर्न कर सकता है। तो ये एक पेरेंट फॉर्म होती है, इसी की एक चाइल्ड फॉर्म होती है जिसको हमने देखा था कि भाई व्यू रिजल्ट के नाम से। व्यू रिजल्ट के नाम से हमारे पास एक टाइप होती है जिसका मतलब होता है सिर्फ ये व्यू रिटर्न करेगा, यानी ये सिर्फ CSS HTML की फाइल रिटर्न करेगा। जबकि अगर हम यहाँ पर उसकी बात करते हैं एक्शन रिजल्ट की, तो ये कोई भी कंटेंट जो है वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई थी। अब जब हमने होम कंट्रोलर ऐड किया तो व्यू के अंदर एक होम का फोल्डर भी क्रिएट हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस हिरार्की। इस हिरार्की में क्या कर रहे थे कि भाई हमने व्यू में हमने एक कंट्रोलर ऐड किया तो व्यू के अंदर वो उसी नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया होम के नाम से। अब उसके अंदर अब होम के कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मतलब पहले से है, तो इंडेक्स का नाम दे दिया। अब इस इंडेक्स का ये इंडेक्स मेथड एक व्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन तो इसके लिए हमें व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो दो तरीके कार थे कि इसी ब्लॉक के अंदर राइट क्लिक करके व्यू ऐड करो, या तो आप इसके अंदर जाके राइट क्लिक करके ऐड करवाओ व्यू। इट्स अप टू यू। तो हमने गालिबन यहाँ पर इंडेक्स के नाम से ही व्यू बना दिया ताकि हमें यहाँ पर नेम देना ना पड़े, ये खुद ही पिक कर ले। तो हमने इंडेक्स के नाम से ही व्यू बना दिया, या अगर कोई और लेआउट आप बनाना व्यू का नाम बनाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने एम्प्टी टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और कोई हमें डिफ़ॉल्ट लेआउट की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सिंपल सा एक व्यू ऐड कर दिया। अब इस व्यू के बारे में ये बात हो रही थी कि भाई शेयर्ड व्यू के अंदर एक फोल्डर हमने बनाया था शेयर्ड के नाम से। ऐड कर देते हैं एक फोल्डर, इसको नाम दे देते हैं शेयर्ड। और इसकी शर्त ये बताई थी कि भाई शेयर्ड ही नाम होना चाहिए, तभी ये इम्प्लीमेंट करेगा, वरना ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। बन तो जाएगा, उसमें फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। जो व्यू इंजन देखता ही शेयर्ड के नाम से फोल्डर है, तो ये इस पे वाजिब है आप पे कि ये शेयर्ड बनाए। अब शेयर्ड का रोल क्या होता है? अब शेयर्ड के अंदर कोई भी अगर HTML पेज होगा शेयर्ड के अंदर, तो वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंट्रोलर होंगे ना, उनके किसी भी एक्शन मेथड में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर सुन लीजिए कि शेयर्ड के अंदर कोई भी अगर HTML का पेज होगा, कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से किया था कि भाई यहाँ से कट करके मैंने शेयर्ड के अंदर पेस्ट कर दिया, तो अब क्या हुआ कि होम का अपना कोई कंट्रोलर नहीं रहा, हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर कोई एक और कंट्रोलर ऐड करवाता हूँ, कि फॉर एग्जांपल के एक एम्प्टी कंट्रोलर, और इसको नाम दे दिया था मैंने एम्प्लॉय, राइट। तो अब क्या हुआ कि कंट्रोलर भी ऐड हो गया और व्यू के अंदर एम्प्लॉय का एक फोल्डर भी क्रिएट हो गया। बट अब यहाँ पे क्लास देखिए कि ये ना तो एम्प्लॉय के अंदर कोई अपना व्यू है, ना तो होम के अंदर की व्यू है। हाँ, लेकिन एक व्यू ऐसा है कि जो शेयर्ड के अंदर मौजूद है, एक HTML पेज। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई एक हेडिंग 1 ले ली, और हेडिंग 1 में कह देता हूँ कि दिस इज शेयर्ड पेज।
अब ये शेयर्ड पेज का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया डेफिनेशन के जो भी पेज, जो भी HTML शेयर्ड में के फोल्डर में मौजूद होगा तो वो उस व्यू के अंदर जितने भी कंट्रोलर हैं सब में एक कॉमन पेज कहलाता है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे, अब जैसे कि ये एम्प्टी एम्प्लॉय का कंट्रोलर है, अब एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स के नाम से एक्शन मेथड तो है लेकिन इसका अपना स्पेसिफिक कोई पेज नहीं है। तो अब ये वाला जो पेज है वो इस कंट्रोलर में भी एक्सेसिबल है, होम कंट्रोलर के इंडेक्स में भी एक्सेसिबल है और एम्प्लॉय के भी इस इंडेक्स एक्शन मेथड में भी एक्सेसिबल है। तो हम यहाँ पर इसको एक्सेस करके देख लेते हैं भाई क्या ये वाकई एक्सेसिबल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को चलाया तो अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो पाथ सेट होता है वो क्या होता है, गालिबन वो होता है होम के बाद यहाँ पर इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट डिफाइन कर दिया। तो अब क्लास ये देखिए ये पेज कौन सा था, ये जो था वो ये वाला पेज था कि जो शेयर्ड के अंदर मौजूद था, वो कहाँ, इसमें भी इम्प्लीमेंटेड है। अब यही वाला पेज मैं चाहता हूँ कि भाई एम्प्लॉय के कंट्रोलर भी इसको चला दे। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, अपने URL में जाकर यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय और इंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे भी एक्सेसिबल है। ये कॉन्सेप्ट था शेयर्ड का। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब इस टाइम मैं यहाँ पर इस कंट्रोलर को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। और इसी तरीके से यहाँ से इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ और इसी तरीके से वापस ये जो मेरा HTML पेज था इंडेक्स का, मैं यहाँ से इसको कट करके वापस इंडेक्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्लास नोटिस कीजिए मेरी एप्लीकेशन ये है, इसके अंदर मेरे पास एक कंट्रोलर है होम के नाम से और व्यू में होम के कंट्रोलर के अंदर उसका एक HTML पेज है, शेयर्ड में भी कुछ भी नहीं है। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें गालिबन करना ये है कि भाई मेरे पास होम कंट्रोलर के इंडेक्स पेज में अब मुझे मॉडल क्लास को इम्प्लीमेंट करवानी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मॉडल क्लास क्या होती है। मॉडल बेसिकली क्या है, MVC का M है जो कि एक अहम पिलर है इस डिज़ाइन पैटर्न का। कि भाई मॉडल एक सिंपल एक C# क्लास होती है कि जैसे ऊप में हम लोग क्या करते हैं यूजर डिफाइंड क्लास बनाते हैं लाइक ह्यूमन, तो बिल्कुल मॉडल क्लास क्या होती है उसी तरह की एक सिंपल क्लास होती है। इसमें ना तो कोई HTML शामिल होता है ना कुछ, एक बिल्कुल प्योर CS क्लास होती है। तो इसकी फाइल की एक्सटेंशन भी .cs ही होती है। मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा, ये मैं बात शुरू क्लास से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई MVC के अंदर मॉडल क्लास जो होती है वो डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सही है भाई। तो कहानी ये है कि अगर किसी भी वेबसाइट को अगर डायनेमिक बनाना है कि अगर आप रन टाइम पे कोई डाटा को भेजना चाह रहे हैं या सबमिट करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं या कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग, बट रन टाइम पे आप कुछ डाटा पे काम करते हैं तो वहां पर मॉडल कहीं ना कहीं यूज होगा। राइट। अच्छा यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इन डायनामिक वेबसाइट डाटा कम फ्रॉम डेटाबेस बाय मॉडल। एक बात मैं आपको बता दूं, पहली क्लास में हमने एसक्यूएल सर्वर इंप्लीमेंट किया, सही है। एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, सही है। तो रिकॉर्ड किसके अंदर होता है, टेबल्स के अंदर होता है। तो मॉडल क्लास में भी बात डाटा की हो रही है, उस रिकॉर्ड की हो रही है। तो क्लास मॉडल क्लास में जब हम आगे जाके डेटाबेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो डेटाबेस में बने हुए जितने भी नंबर ऑफ टेबल्स होंगे, मैं बात कर रहा हूं किसकी, जितने भी नंबर ऑफ टेबल होंगे लाइक स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, फला 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 जो बला बला जो भी है नंबर ऑफ टेबल्स होंगे, उन सब की MVC में नंबर ऑफ मॉडल क्लासेस होंगी। क्या होंगी,
उन सब की नंबर ऑफ मॉडल क्लास होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस बनाया एबीसी, उसके अंदर एक टेबल बनाया है स्टूडेंट, तो वो जो टेबल एसक्यूएल सर्वर में वो स्टूडेंट के नाम से है, तो एमवीसी के अंदर वो टेबल किस नाम से बनेगा, वो एक मॉडल क्लास बनेगी। अब टेबल के अंदर क्या होंगे, टेबल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, जेंडर, जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उस टेबल के, मॉडल क्लास के अंदर वो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बनेंगी। क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉप टैब टैब लिख के गेट सेट प्रॉपर्टी बनती हैं, जिसको हम लोग ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज कहते हैं, ऊप का कॉन्सेप्ट है। तो उतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन दी मॉडल क्लास। तो जितने नंबर ऑफ टेबल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ मॉडल क्लास होंगी। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक यूजर डिफाइंड मॉडल क्लास क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मॉडल क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा यूज फॉर डायनेमिक कंटेंट ऑफ द वेबसाइट वेयर डाटा कम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आप या तो अपने वेबसाइट को डायनामिक बनाओगे जिसमें क्या होगा, जो भी डेटाबेस या तो डाटा जो है वो डेटाबेस से उठ के आ रहा होगा, या तो कोई और सोर्स होगी जहां से डाटा उठ के आ रहा होगा, तो वहां पे ये मैकेनिज्म चलेगा। रिक्वेस्ट वहां पे क्या जाएगी, किसको जाएगी, कंट्रोलर को। कंट्रोलर में अगर डाटा की जरूरत होगी, उन एक्शन मेथड में अगर डाटा यूज हो रहा होगा, तो वो किसको टारगेट करेगा, मॉडल से उठा के लेके आएगा डाटा को, और फिर ये दोनों मिलकर एक व्यू जनरेट करेंगे और उस व्यू में ये डाटा मौजूद होगा। अब कैसे होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल हमने मॉडल के फोल्डर में जाकर एक मॉडल क्लास ऐड करवाएंगे। मैं क्लास लिखता हूँ यहाँ पर, ऐड करवाने के बाद अगर यहाँ पर किसी को क्लास नहीं आ रही हो किसी के पास, तो यहाँ पर न्यू आइटम में जाए वो, और आइटम में जाने के बाद विजुअल सी शार्प का टेम्पलेट सेलेक्ट करके कोड में जाइएगा और यहाँ पर जाकर उस क्लास का नाम आप लिख दें। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर उस क्लास का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। अब ये एक मॉडल क्लास हमने क्रिएट कर ली, और ये मॉडल क्लास सिंपल क्या हो गई, एक सी शार्प क्लास हो जाएगी, कि जैसे हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बनाते हैं। अब ये देखें, ये मॉडल क्लास है जिसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी एस। अब इस मॉडल क्लास ये हमने एक बना दी क्लास, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप टैब टैब, और इस प्रॉपर्टी के नाम दे देता हूँ फॉर सपोज एसटीडी आईडी, स्टूडेंट आईडी। सही है भाई। नेक्स्ट है, मैंने एक और प्रॉपर्टी सेट की, इसकी टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पर स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। ठीक है जनाब। अब उसके बाद क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी सेट कर दी, क्या, प्रॉपर्टी टैब टैब पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पर दे दिया एड्रेस। गेट सेट की प्रॉपर्टी लगा दी इसपे। जी हाँ बिल्कुल। अब ये क्या होगा, ये सिंपल सी मैंने क्लास, मॉडल में कुछ काम नहीं किया, सिंपल एक क्लास बनाई। अब मैं यही आपको समझाना चाहा था कि जब आगे जाके हम डेटाबेस में काम करेंगे, तो जो भी टेबल बनेगा हमारे पास, उसकी सेपरेट एक इस तरीके से क्लास होगी, और टेबल के अंदर यूज होने वाले जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जिनको मैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कहता हूं, वो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगी। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? ऐसा करेंगे हम। अभी इस टाइम हमारे पास क्योंकि कोई डेटाबेस की क्लास, डेटाबेस नहीं है, तो हम यहाँ पर एक अपनी यूजर डिफाइंड मॉडल क्लास बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टी सेट कर दी। और क्लास, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एमवीसी में डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 टाइप की अप्रोचेस यूज होती हैं। ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। एक अप्रोच होती है कोड फर्स्ट अप्रोच, एक अप्रोच होती है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, और एक होती है मॉडल अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस भी हम लोग इस मॉडल क्लास को बनाते हुए ऑटोमेटिकली डेटाबेस हम मॉडल क्लास यहाँ पे बनाते हैं, रिलेशनशिप सारे यहाँ पे बनाते हैं, वैलिडेशन तमाम यहाँ लगाते हैं, और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर पे पूरा डेटाबेस, पूरा टेबल जो है वो, पूरी हिरार्की जो है वो हमारी क्रिएट हो जाती है तमाम रिलेशनशिप के साथ। ये कहलाती है कोड फर्स्ट अप्रोच। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, वंस के जब हम डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर में जाके डेटाबेस बनाते हैं, पूरा टेबल वगैरह, तमाम टेबल के रिलेशनशिप भी हमने देखे थे, एक आध रिलेशनशिप हमने देख लिया था।
वन टू मैनी का, तो वो क्या था, वो हमारे पास पूरा एक स्कीमा बन गया था। अब उसको इस पर इंप्लीमेंट करना उस बने बनाए डेटाबेस को इस पर इंप्लीमेंट करने को कहते हैं, उस अप्रोच को डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, राइट। तो हमारे पास इस टाइम हमने फॉर द टाइम बीइंग ये मॉडल क्लास बने और उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी सेट कर दी। अब मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस कि कंट्रोलर से रिक्वेस्ट जाती है, अगर जरूरत होगी यूजर को डेटा की तो कंट्रोलर रिक्वेस्ट करेगा मॉडल को, मॉडल जो है वो डेटा लेके आएगा किसमें, व्यू में, और हमें दिखाएगा। सही, तो आप यहाँ पे देखो कंट्रोलर अगर जरूरत है यूजर को डेटा की तो कंट्रोलर किसको ऑर्डर दे रहा है, मॉडल को, मॉडल डेटा देगा, डेटा वापस किसके पास आएगा, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर क्या देगा, व्यू देगा, और डेटा जो है हम लोग अपने व्यू में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर कहानी ये बनती है कि भाई ये एक मॉडल क्लास है, अब ये मॉडल क्लास पहले कंट्रोलर में इंप्लीमेंट होगी, देन उसके बाद इसी मॉडल क्लास को हम उसमें व्यू में भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्लास पहला तरीके का ये है कि जब आप यहाँ पर वंस अपनी मॉडल क्लास बना देते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले मॉडल क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए नेम स्पेस देनी पड़ती है। जैसे कि डेटाबेस का काम करने के लिए हमें एसक्यूएल सर्वर की नेम स्पेस देनी पड़ती थी ना, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इसी तरीके से इस क्लास को, ये क्लास सेपरेट क्लास है, इसको कंट्रोलर क्लास में इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम स्पेस देंगे। नेम स्पेस क्या होगी, यूजिंग जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वेब एप्लीकेशन 2 डॉट करने के बाद यहाँ पर देंगे मॉडल्स। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका जब ये वाली नेम स्पेस मिल जाएगी इसको, तो अब जितनी भी नंबर ऑफ मॉडल क्लासेस होंगी वो इस कंट्रोलर में एक्सेसिबल होंगी, राइट। ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं आई भाई, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज कीजिए। हाँ भाई सर। चले, ग्रेट। अब हमें गालिबन क्या करना है कि भाई इस मॉडल क्लास को इंप्लीमेंट करना है इस एक्शन मेथड में। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैंने एक प्राइवेट मेथड बना लिया, प्राइवेट, और किस टाइप का मेथड बना लिया, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट टाइप का मेथड बना लिया। अब ये स्टूडेंट क्या है, क्लास कौन बताएगा, अब ये स्टूडेंट क्या है, सर ये स्टूडेंट उसका क्लास का मैथ वो हाँ मॉडल मॉडल क्लास का है वो ये। है ना। अब अगर मैं ये वाली नेम स्पेस हटा दूंगा ना तो ये नहीं जानता कि व्हाट इज स्टूडेंट, राइट। तो मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले नेम स्पेस देनी पड़ेगी। अब उसके बाद हमने क्लास टाइप एक मेथड बनाया जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई गेट स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट्स डिटेल्स के नाम से, सॉरी डिटेल्स के नाम से हमने एक मेथड बना लिया, जिस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो कि मेथड रिटर्न करवाएगा, रिटर्न क्या करवाएगा, ये करवाएगा स्टूडेंट, सही है, जो कि रिटर्न करवाएगा ये मेथड। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज बनाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी बनाई थी, स्टूडेंट आईडी। अब इसको हार्ड कोडली यहाँ पे फिलहाल वैल्यू दे देते हैं, मैं यहाँ पर अपनी स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ 64430 इज माई स्टूडेंट आईडी, राइट। ठीक है, अब उसके बाद कॉमा के बाद यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न करवाना है, जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी थी क्या थी, नेम, नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया नेम, अपना नाम, कॉमा, कॉमा के बाद तीसरी चीज क्या लिखूंगा मैं, मेरे पास एड्रेस था, एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एड्रेस दे दिया कराची, ठीक है जनाब, और सिंपली मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। ये वाली बात समझ में आ रही है भाई सबको, क्या किया है कि एक मेथड बनाया है प्राइवेट, किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये स्टूडेंट की डिटेल रिटर्न कर रहा है, ये क्या है, ये यही तो है ना, स्टूडेंट की डिटेल ही तो है ना, स्टूडेंट टाइप है।
तो ये क्या करेगा, जिस टाइप मेथड की जो रिटर्न टाइप होती है उसी टाइप की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट वो मेथड जो है वो रिटर्न करता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की टाइप क्या है, ये मेथड की टाइप क्या है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर जो कुछ होगा ये मेथड रिटर्न करेगा, तो हमने ये सब रिटर्न करवा लिया, सिंपल। अब हमें क्या करना है, इस मेथड इस एक्शन मेथड में हमें इंप्लीमेंट करना है स्टूडेंट मेथड। तो मैं एक वेरिएबल यानी एक ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल ले लेता हूं, सही है। तो मैंने यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल डाटा या बल्कि स्टूडेंट डाटा के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैंने क्या करवा दिया, गेट स्टूडेंट डिटेल के मेथड को इंप्लीमेंट करवा दिया। अब जब मैं ये वाला मेथड चलाऊंगा तो क्या ये मुझे रिटर्न करके देगा वैल्यू तमाम? नहीं देगा, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी तो देना है। क्या ऑब्जेक्ट देना है? स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डाटा, क्योंकि ये रिटर्न करवाएगा ना, हमें व्यू पे रिटर्न करवाना है। अब इसका व्यू हमें बनाना पड़ेगा, हमने यहाँ पर बनाया हुआ ये रहा व्यू, इसका व्यू ये रहा। अब हमें इस व्यू पे वैल्यू क्या करनी है, रिटर्न करवानी है। अब समझ में आ रही है ये बात? इसमें हमने डाटा बना दिया, कंट्रोलर से रिक्वेस्ट क्यों की जाएगी, और अब रिक्वेस्ट क्या जाएगी कि भाई जो डाटा दिया गया है वो डाटा डिस्प्ले करो। तो हमने मेथड में बाइंड कर दिया मॉडल क्लास को, और मेथड क्या कर दिया हमने, एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट में पास कर दिया और यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं। तो अब जो व्यू हमने यहाँ पर दिया है जो रिटर्न होगा उसमें ये डाटा हमें ला के देगा। अब हमें HTML में भी तो व्यू जनरेट करवाना है। अब कंट्रोलर और व्यू का ताल्लुक हो गया, यानी कंट्रोलर और व्यू का तो अब कनेक्शन हो गया, हमने ये वाला काम तो कर लिया। अब ये जो मॉडल में जितना भी डाटा है हमें व्यू में भी तो इंप्लीमेंट करवाना है। हमने ये वाला काम भी कर लिया, ये वाला काम भी कर लिया, अब हमें ये वाला काम करवाना है। अब ये वाला काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि HTML में हमें मॉडल क्लास भी तो देनी पड़ेगी। अब उसका तरीकेकार गालिबन क्या है, अब समझिएगा। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता, मैं सिर्फ लिखता हूँ @ और यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल। मुझे एक मॉडल क्लास इस HTML में इंप्लीमेंट करवानी है। अभी मैं बताऊंगा अगले सेशन में कि भाई ये @ की क्या कहानी है। इसको हम लोग कहते हैं रेजर, सही है। ये एक रेजर का वो है, सिंटैक्स है बेसिकली। क्या कर, क्योंकि हमारी ये फाइल क्या होती है, ये फाइल की एक्सटेंशन क्या है, CS/HTML। अब प्योर ये तो HTML है, और मैंने कहा था कि इस फाइल में हम CS का यानी C# का कोड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो भी C# का कोड इंप्लीमेंट किया जाता है वो इस सिंटैक्स से किया जाता है, @ से। अब हमें क्या करना है कि भाई मॉडल क्लास इसमें इंप्लीमेंट करवानी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने एप्लीकेशन का नाम कि भाई मेरी एप्लीकेशन क्या थी, भाई वेब एप्लीकेशन 2। उसके अंदर मॉडल था, और कौन सी मॉडल क्लास थी, स्टूडेंट की। स्टूडेंट। ठीक है जनाब। तो ये हम लोग कहते हैं कि हमने स्ट्रांगली बाइंड कर दिया अपने व्यू से। इसको कहते हैं स्ट्रांगली बाइंड कर देना मॉडल क्लास को व्यू में। तो ये हमने बाइंड कर दिया। अब हमने ये वाला काम इसके लिए कनेक्शन दे दिया कि भाई व्यू के अंदर हमने मॉडल को डिफाइन कर दिया। अब हमें व्यू में मॉडल की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास मॉडल के अंदर क्या वैल्यू थी कि भाई एक स्टूडेंट की क्लास थी, यूं समझ लो एक टेबल था, उसके अंदर ये 3 एट्रीब्यूट थे। अब 3 एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करनी थी। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमने ICT में एक टैग पढ़ा था ये टेबल का, सही है। और इसका एक चाइल्ड टैग होता है टेबल बॉडी, ये भी हमने क्रिएट कर दिया। अब टेबल जो है वो तो दो चीजों पे डिपेंड होता है, एक TR पे, सही है, और TR के अंदर
टीडी मौजूद होता है। अब ये एक रॉ के अंदर एक टीडी है और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा टीडी मौजूद कर देंगे हम, और इसी तरीके से यहाँ से कट करके अब यहाँ पर एक और टी आर लेंगे और उसके अंदर टीडी दे देंगे। फिर उसके बाद तीसरी रॉ हमें जनरेट करनी है, तो हमने यहाँ पर दोबारा टी आर ले लिया और उसके अंदर ये डिफाइन कर दिया। अब समझिएगा इस बात को, टेबल बनाया, टेबल की बॉडी, टेबल में पहली रॉ सही है, उसके अंदर डेटा, फिर दूसरी रॉ उसके अंदर डेटा, फिर तीसरी रॉ उसके अंदर डेटा। तीन प्रॉपर्टी डिफाइन की थी ना, आईडी, नेम और एड्रेस। अब इन तीनों के लिए हमें काम करना है। अब मैं यहाँ पर टीडी में लिख देता हूं स्टूडेंट आईडी। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट नेम। इसी तरीके से थर्ड एड्रेस। अब आईडी की जगह आईडी आ जाए, नेम की जगह नेम आ जाए, और उसके बाद एड्रेस की जगह एड्रेस आ जाए। वैल्यू मैंने कहाँ दी हुई है अवेलेबल, यहाँ पर दी हुई है कंट्रोलर, ये दी हुई है अभी हार्ड कोडली वैल्यू, वरना हम लोग डेटाबेस से वैल्यू उठाते हैं जो हमारे पास डेटाबेस में जो भी कंटेंट पड़ा होता है। अभी हमने यहाँ पे हार्ड कोडली वैल्यू उठाकर यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अब ये पूरा मेरे पास प्योर HTML का टैग है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रांगली बाइंड कर दिया अपने व्यू के साथ, अपने मॉडल के साथ इस व्यू को, तो अब मैं यहाँ पर @ लगाकर लिखता हूं कैपिटल मॉडल डॉट करने के बाद, अब यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास के अंदर मौजूद जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगी। लेकिन वंस जब मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ से फिलहाल कट कर लेता हूं और मैं यहाँ पर डॉट करता हूं दोबारा, तो यहाँ पे देखें मुझे कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो वापस इसको ये कर देते हैं। अब मैं मॉडल के बाद मुझे चाहिए आईडी, स्टूडेंट आईडी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल डॉट स्टूडेंट आईडी, ये प्रिंट हो जाए। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ @मॉडल। अब क्लास देखें, जब आप मॉडल के साथ स्ट्रांगली बाइंड करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल M लिखते हैं, लेकिन जब उन वैल्यू को एक्सेस करवाते हैं तो आप यहाँ पे कैपिटल M नहीं लिखेंगे, वो सॉरी यहाँ पे कैपिटल M लिखेंगे, स्मॉल m नहीं लिखेंगे, वरना ये एरर दे देगा, राइट। तो आपने यहाँ पे कैपिटल M लिखना है, ये सिंटैक्स है इसका। मॉडल डॉट करने के बाद ये आ गया नेम। अगर सर ऊपर कैपिटल M दे देंगे तो वो एरर देगा, वो वहां पे फिर ये देगा एरर। अच्छा, अब यहाँ पर नहीं, देखो ऊपर का सिंटैक्स जो है वो हमारे पास क्या है, तो ये रीड नहीं कर रहा ना। अगर मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करता हूँ तो वो रीड नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास इस तरीके से सिंटैक्स है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्मॉल m कर दूंगा ना, सॉरी स्मॉल m, तो ये पूरा एक सेंटेंस बनाएगा। तो ये इसने देखें येलो से हाईलाइट कर दिया। अब इसी तरीके से @मॉडल डॉट करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास एड्रेस। और मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, अब देखें क्लास, यहाँ पर आप समझेंगे कि भाई टेबल बने हुए आएंगे, बॉर्डर, यहाँ पे कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं दिए, लेकिन टेबल जरूर बना हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर स्टाइल करके, अब आपकी अपनी मर्जी कि भाई इनलाइन स्टाइल करें तो यहाँ पर स्टाइल का टैग यूज करें, या आप लोग एक्सटर्नल स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक फोल्डर बनेगा। अगर यहाँ एक फोल्डर बना लें कंटेंट के नाम से, जिसमें तमाम CSS फाइल होगी। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि CSS फाइल को लिंक किस तरीके से करते हैं, सब ICT में करके आए हुए हैं आप लोग, कि हेडर में उसका
लिंक पास करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों से अपनी वीडियो को शेयर करूंगा, इसी से रिलेटेड है, इसी का एडवांस टॉपिक है, उसमें पूरी CSS भी मैंने करवाई है, वो आज ही बल्कि शेयर कर दूंगा। जो हमारी मेकअप क्लास है ना, उसका भी हमारे पास कंटेंट उसमें कवर हो जाएगा। स्टूडेंट प्लीज 2 मिनट दीजिएगा मुझे, आई विल बैक। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सर मेकअप जी अभी बात करते हैं इस पे, अभी टॉपिक को कवर कर लें पहले। अब यहाँ पे देखिए, होम के अंदर इंडेक्स का मेथड था, अब उसके अंदर मॉडल क्लास इंप्लीमेंट हो रही थी, जिससे हमारा डाटा आ रहा था, और इसके अंदर एक व्यू भी अटैच था। तो अब आप यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट आईडी ये टेबल बना हुआ था, स्टूडेंट की वैल्यू, स्टूडेंट नेम, ये नेम उठ के आ रहा है, और स्टूडेंट का एड्रेस क्या था, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था अपने कंट्रोलर में, राइट। तो अभी हमारा सिर्फ ये मकसद था कि किस तरीके से मॉडल क्लास को इंप्लीमेंट किया जाता है कंट्रोलर और व्यूज के अंदर। अब ये पूरा हमने अभी बिगनिंग लेवल पे ये समझ लिया कि हाउ टू इंप्लीमेंट MVC। अब समझ में आ रहा है डिजाइन पैटर्न क्या है MVC का? यस जी सर। सर। ठीक है जनाब, तो ये 3 चीजों से मिलकर बनता है MVC। ये आ गया M, ये आ गया V, और ये आ गया C। लेकिन क्लास ये अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, लिटरली मैं तुम्हें आप लोगों को बताऊं, MVC खुद अपने एंड से पढ़ना शुरू कर दो, बहुत डिटेल्स हैं इसमें। सेशन स्टेट वेरिएबल्स अलग कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अभी तो हम लोग HTML हेल्पर आएंगे, है अभी तो HTML हेल्पर से पहले अभी मैं आप लोगों को व्यू इंजन वगैरह बताता हूँ कि भाई किस तरीके से हम रेजर व्यू इंजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से C# का कोड जो है वो अपने HTML पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इफ एल्स लूप वगैरह तमाम चीज़ें। तो कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें आज कवर कर लें। फिर मैं आप लोगों से आज जो है ना कुछ अपनी वीडियो शेयर करूँगा, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा एक पेज बनाना बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग जैसे कि अभी हम लोगों ने पहली क्लास में लिया था समझने के लिए कि MVC का कुछ डिफ़ॉल्ट लेआउट था, जिसमें बूटस्ट्रैप वगैरह भी थे और तमाम, कि किस तरीके से हम खुद का अपना एक लेआउट बना सकते हैं, वो भी उसमें बताया हुआ मैंने। और किस तरीके से एक बने बनाए टेम्पलेट को अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किया है कि जितना कोड मुझे चाहिए, तो उसको एक मास्टर पेज बनाया हुआ और अपने तमाम जितने भी व्यूज यूज हो रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाया। रेंडर बॉडी क्या होती है, उसमें तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, उमर खान कह रहे हैं कुछ हवाले से, भाई इस बारे में जो है ना एंड में बातें करेंगे कि क्या चीज़ें आती हैं क्या चीज़ें नहीं आती, अभी सिर्फ कंटेंट, ताकि मैं फिर ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये मॉडल की कहानी कंप्लीट होती है कि हमने आज अभी तक क्या क्या कवर किया कि भाई ऑल अबाउट व्यू के बारे में, ऑल अबाउट तो नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आगे जाके जब हम लोग करते रहेंगे तो निकलती जाएंगी व्यू के बारे से। लेकिन मैक्सिमम तौर पर व्यू को हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई व्यूज़ क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, व्यू को जनरेट करने के लिए कंट्रोलर के अंदर कौन सी रिटर्न टाइप यूज हो रही होती है, किस टाइप के मेथड बन रहे होते हैं,
और व्यूज के अंदर कंट्रोलर के फोल्डर में व्यूज किस तरीके से बन रहे होते हैं जो स्पेसिफिक कंट्रोलर के स्पेसिफिक एक्शन मेथड के लिए होते हैं। शेयर के फोल्डर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लास कि मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि इन चीज़ों को लाजमी प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि अगर खुदा ना खासा वायवा हो गया ना तो फिर बहुत मसाइल हो जाएंगे सबके साथ, और अगर जिसको नहीं आया तो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी ये चीज़ें सब वायवा का पार्ट होंगी। अब मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो मैनुअल पे मत डिपेंड रहिएगा। मेरे डिपेंड जो कुछ है गूगल क्लासरूम पे मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, वीडियोस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये तमाम आप लोगों से गूगल क्लासरूम पे एलएमएस पे शेयर होते हैं। मैनुअल सिर्फ हम लोगों ने टॉपिक के लिए रखा हुआ है, उसमें जो आने वाली एग्जाम्पल्स हैं सब कुछ हैं वो सब रन टाइम पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो कोई ये क्लेम ना करे कि भाई मैनुअल में नहीं है, ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो मैनुअल को फिर मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक हम सिर्फ मैनुअल से उठा रहे हैं, उसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर रहे हैं। ठीक है क्लास, यहाँ पे हम लोग अपने मॉडल के कॉन्सेप्ट को जो है वो ख़त्म करते हैं अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है व्यू इंजन का। मैं अभी यहाँ पे अपनी सेशन हमारा एंड होने वाला है, दूसरे सेशन में हम लोग व्यू इंजन को इम्प्लीमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे वो व्यू इंजन क्या होता है। और